हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंशी एजुकेशन इनलाइटमेंट में। हम लोग बिहार जीविका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने सारे वीडियो को देखा होगा, ठीक है। हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में सारे सिलेबस को कवर करेंगे जो जीविका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में पूछे जाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। कुछ वीडियो के लिंक दिए गए हैं जिससे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक से। तो आगे बढ़ते हैं हमारे जीविका के इस कोर्स में, ठीक है। आप वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जीविका बीपीएम कोर्स के बारे में पता चले, ठीक है। ये सारा कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है। आप पूरा वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है। इसमें एमसीक्यू भी दिए जाते हैं। तो हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ग्रामीण गरीबी अवधारणा, कारण एवं मापन, भाग 1, प्रस्तावना एवं अवधारणा। प्रस्तावना। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 2/3 जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मुख्य रूप से खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योग और असंगठित क्षेत्र के श्रम कार्यों से जीविका अर्जित करते हैं। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद भारत ने आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। गरीबी केवल आय की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल समस्या है जिसमें बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, असमानता और सामाजिक बहिष्कार जैसी समस्या भी शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रभाव और अधिक गहरा होता है क्योंकि वहाँ संसाधनों की कमी, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और अधिक विषमताएं अपेक्षाकृत अधिक होती है। ग्रामीण गरीबी केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक स्थिरता और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालती है। यही कारण है कि भारत सरकार ने विभिन्न पंचायती योजनाओं से लेकर आज तक कई नीतियां एवं कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन हेतु लागू किए हैं। दोस्तों, ये आसान भाषा में लिखा है, ठीक है, समझने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। गरीबी की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। तो गरीबी की परिभाषा करना अत्यंत कठिन, जटिल है क्योंकि यह केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयामों से भी जुड़ी हुई है। सामान्य परिभाषाएं। सरल शब्दों में गरीबी उस अवस्था को कहते हैं जिसमें व्यक्ति या परिवार अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की पूर्ति करने में समर्थ होता है। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी का अर्थ है न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने हेतु आवश्यक आय और संसाधनों की कमी। अमर्त्य सेन ने गरीबी की क्षमता की कमी, कैपेबिलिटी डिप्राइवेशन के रूप में परिभाषित किया है। अर्थात गरीबी केवल आय की कमी नहीं बल्कि उस आय से आवश्यक सामाजिक व आर्थिक अवसर प्राप्त ना कर पाना होता है। ख, गरीबी के प्रकार। निरपेक्ष गरीबी,
अब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसमें न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो पाना शामिल है, जैसे पर्याप्त भोजन ना मिलना, आवास का अभाव, नगण्य शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं। भारत में योजना आयोग एवं विभिन्न समितियों ने गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन इसी आधार पर निर्धारित की है। अपेक्षित गरीबी रिलेटिव पॉवर्टी, इसमें गरीबी को समाज के अन्य लोगों की आय और जीवन स्तर की तुलना से आंका जाता है। उदाहरण, यदि किसी समाज में अधिक लोग उच्च स्तर पर हैं और कुछ लोग उसमें बहुत पीछे हैं तो अपेक्षित रूप से गरीब माने जाएंगे। तो अपेक्षित गरीबी क्या है कि समाज में कुछ लोग मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और समाज में कुछ लोग बहुत कम पैसे वाले, उसे सापेक्षित गरीबी कहते हैं। वही निरपेक्ष गरीबी क्या था, इसमें न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है। ठीक है, उसको अगर भोजन चाहिए तो भोजन भी नहीं मिल रहा है, वो आवास, कपड़ा, स्वास्थ्य से वंचित है, उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। तो हमारे देश में निरपेक्ष गरीबी भी बहुत है, असापेक्ष गरीबी भी बहुत है। ठीक है, जैसे देश में कुछ लोग 1% लोगों के पास देश की लगभग 80 से 90% संपत्ति है। क्या हुआ, सापेक्षित गरीबी का भी एक उदाहरण बनता है। तीसरा, बहुआयामी गरीबी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। आज के समय में गरीबी को केवल आय से नहीं आंका जाता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, आवास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक समानता आदि पहलुओं को शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और भारत का नीति आयोग अब बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI का प्रयोग करते हैं। तो MPI का प्रयोग कौन करता है, तो UNDP और भारत का नीति आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग में क्या कर रहा है, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में गरीबी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी शहरी क्षेत्रों से कई मायनों में अलग होती है। अधिकांश लोग कृषि और असंगठित क्षेत्रों पर निर्भर रहते हैं। कृषि की असफलता, मानसून पर निर्भरता, भूमिहीनता और ऋणग्रस्तता गरीबी को गहराती है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और उद्योगों की कमी गरीबी से उबरने की संभावनाओं को कम कर देती है। जातिगत भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और लैंगिक असमानता भी ग्रामीण गरीबी को बढ़ाता है। ठीक है। तीसरा, भारत में ग्रामीण गरीबी की स्थिति को स्वतंत्रता से पहले, अब स्वतंत्रता से पहले भारत में गरीबी कैसी थी। तो ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के दौरान भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंची। किसानों पर भारी कर लगाए जाते थे, जिससे वे ऋणग्रस्त और भूमिहीन हो गए। ग्रामीण कुटीर उद्योग का पतन हुआ और बेरोजगारी बढ़ी। परिणाम स्वरूप भारत में एक विशाल गरीब वर्ग विकसित हुआ। स्वतंत्रता के बाद गरीबी देखो, स्वतंत्रता के बाद सरकार ने गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी। पंचायती योजनाओं, भूमि सुधारों एवं सहकारी आंदोलनों ने कुछ हद तक सुधार हुआ है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर बहुत अधिक बनी हुई है। 1974 में योजना आयोग के अनुसार भारत की लगभग 55% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी। वर्तमान स्थिति, आज का समय देखो, समय के साथ
ग्रामीण गरीबी में कमी आई है, परंतु यह अभी भी गंभीर समस्या बनी हुई है। तेंदुलकर समिति 2009 के अनुसार 2011-12 में ग्रामीण गरीबी दर 25.7% थी। नीति आयोग 2021 के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार भारत की लगभग 25% ग्रामीण जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। यद्यपि इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है, परंतु अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की कमी बनी हुई है। तो गरीबी तब तक दूर नहीं होगी जब तक स्वास्थ्य में सुधार नहीं होगा, शिक्षा में सुधार नहीं होगा। शिक्षा में सुधार करने का मतलब है कि ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे उसे रोजगार मिले, चाहे वो सरकारी रोजगार हो या प्राइवेट हो। ऐसा ना हो कि वो शिक्षा प्राप्त कर लिया हो और वर्षों तक बैठा हुआ है, तो वैसा एजुकेशन किसी काम का नहीं है। ऐसी शिक्षा मिलनी ज़रूरी है जो उसे इंस्टेंट रोज़गार दे, ठीक है, रोज़गार हो ताकि उसकी आर्थिक विकास हो, ना कि उसका शोषण हो। विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ रूरल प्रॉपर्टी। तो कौन कौन से साइलेंट फीचर हैं रूरल प्रॉपर्टी के? पहला, कृषि निर्भरता। ग्रामीण गरीब मुख्यतः कृषि और उससे जुड़े असंगठित क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं। दूसरा, भूमिहीनता। अधिकांश गरीब परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है। तीसरा, मौसमी बेरोजगारी। खेती का काम मौसम पर निर्भर होने के कारण साल भर नियमित रोजगार नहीं मिलता है। चौथा, अशिक्षा और निरक्षरता। ग्रामीण गरीबों में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न होता है। पाँचवां, कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याएं। पर्याप्त भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से ग्रामीण गरीब अधिक बीमार पड़ते हैं। छठा, सामाजिक भेदभाव। जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव ग्रामीण गरीब को और गहराता है, ठीक है। ग्रामीण गरीबी अवधारणा, कारण और मापन। तो भाग 2 आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण गरीबी अवधारणा, कारण और मापन। भाग 2, ग्रामीण गरीबी के कारण। ग्रामीण गरीबी के कारण कौन कौन से कारण हैं? तो भारत में ग्रामीण गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक कारणों का सम्मिलित प्रभाव है। गरीबी एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। नीचे प्रमुख कारणों का वर्णन किया गया। बात सही है, गरीबी जटिल समस्या है, ठीक है। अगर किसी घर में स्वास्थ्य, एजुकेशन सही नहीं हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, गरीबी का स्तर बना रहता है, ठीक है। अच्छा एजुकेशन या अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण, ठीक है, उसे अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता है, जिस कारण से उसकी आर्थिक समस्या का निवारण नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि गरीबी बनी रहती है, ठीक है। तो शिक्षा में सुधार के साथ साथ स्वास्थ्य में भी सुधार करना चाहिए। स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ सिस्टम में भी सुधार होना जरूरी है। बिना सिस्टम में सुधार हुए आप अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधार भी दो, फिर भी समस्याएं बनी रहेगी, उसका निवारण संभव नहीं है। तो कौन कौन से कारण हैं देखते हैं। ऐतिहासिक कारण, औपनिवेशिक शोषण। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। उच्च कर व्यवस्था, जमींदार प्रथा
और कृषि उत्पादन पर नियंत्रण ने किसानों को ऋणग्रस्त और भूमिहीन बना दिया है। ग्रामीण उद्योग जैसे हथकरघा, कुम्हारी, बढ़ईगिरी आदि का पतन हुआ है। भूमि वितरण में असमानता स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी भूमि का वितरण असमान रहा है। अधिकांश उपजाऊ भूमि पर कुछ बड़े जमींदारों का अधिकार था, जबकि गरीब किसान भूमिहीन या अल्प भूधारक रह गए हैं। भूमि सुधार अधिनियम होने के बावजूद भी इसका क्रियान्वयन कमजोर रहा है। तीसरा, समानता संरचना और सामाजिक बंधन। ग्रामीण समाज में जाति और वर्ग आधारित असमानता लंबे समय तक कायम रही है। दलितों और पिछड़े वर्गों को संसाधनों तक पहुंचने से वंचित रखा गया है। परिणाम स्वरूप ये वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़े और गरीब बने रहे। आर्थिक कारण क्या क्या है? तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। लगभग 65% ग्रामीण जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि का उत्पादन मौसम और मानसून पर आधारित होने के कारण स्थिर नहीं है। रोजगार के अन्य साधन पर्याप्त न होने से ग्रामीण गरीबी बनी रहती है। दूसरा, भूमिहीनता एवं अल्प भू धारण किसान। बड़ी संख्या में किसान भूमिहीन मजदूर हैं या बहुत छोटे खेतों पर खेती करते हैं। छोटे खेतों से पर्याप्त उत्पादन और आय संभव नहीं होती है। तीसरा, मौसम बेरोजगारी। कृषि कार्य पूरे साल नहीं चलता है। बुवाई और कटाई के मौसम में भी काम मिलता है, बाकी समय बेरोजगारी बनी रहती है। तो ये मौसमी बेरोजगारी है। ठीक है, जब खेती हो रहा है तो काम मिल रहा है, खेती नहीं हो रहा है तो काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी तो बहुत सा जगहों पे बाढ़ आ गया है, तो समझो कि वहाँ खेती नहीं हो रहा है तो काम भी नहीं मिल रहा होगा उन लोगों को। ठीक है, तो यही है मौसमी बेरोजगारी। अब बारिश छूटेगी तो उनको काम मिलेगा, खेती होगी। आधुनिक तकनीक और सिंचाई का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती अभी भी परंपरागत तकनीकों पर आधारित है। पर्याप्त सिंचाई, उर्वरक, बीज और आधुनिक मशीनों का अभाव उत्पादन को सीमित करता है। ऋणग्रस्त एवं साहूकार प्रथा। किसानों को खेती और घरेलू खर्चों के लिए साहूकारों से उच्च ब्याज पर ऋण लेना पड़ता है। ऋण चुकाने में असमर्थ होने पर वे और गहरी गरीबी में फंस जाते हैं। कुटीर उद्योग का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए कृषि के अतिरिक्त पर्याप्त उद्योग नहीं है। परंपरागत हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। सामाजिक कारण। पहला, अशिक्षा और निरक्षरता। ग्रामीण गरीबों में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। शिक्षा की कमी से उन्हें बेहतर रोजगार और अवसर नहीं मिल पाते हैं। दूसरा, जातिगत भेदभाव और सामाजिक विषमता। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को संसाधनों से दूर रखा गया है। ये समुदाय शिक्षा, रोजगार और भूमि से वंचित रह गए हैं। लैंगिक असमानता। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक निर्णयों और संपत्ति के अधिकारों से दूर रखा गया है। महिलाओं का श्रम अक्सर अवैतनिक या कम मूल्यांकित होता है। ठीक है, बात सही है। स्वास्थ्य समस्याएं और कुपोषण। गरीब परिवार उचित भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहते हैं। बीमारियां और कुपोषण उनकी उत्पादकता को घटा देते हैं, जिससे गरीबी और बढ़ती है।
राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, नीतियों को असमान लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ अक्सर अमीर किसानों और प्रभावशाली वर्गों तक पहुंचता है। गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्ग इससे वंचित रह जाते हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए बनी योजनाओं में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी ने लाभ को सीमित कर दिया है। भूमि सुधारों का असफल क्रियान्वयन, भू सेलिंग कानून, बटाईदार सुधार जैसे कदम कागजों तक सीमित रह गए हैं। भूमिहीन किसानों की स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ है। राजनीतिक उदासीनता, ग्रामीण गरीब की समस्या को चुनावी मुद्दों के रूप में उठाया जाता है, लेकिन स्थानीय समाधान पर ध्यान नहीं दिया जाता है। गौण प्राकृतिक कारण। पहला, मौसमी असुरक्षा। कृषि मानसून पर निर्भर है। सूखा, बाढ़, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं किसानों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरा, भूमि की उर्वरकता में कमी। लगातार खेती और रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से भूमि के उपजाऊ शक्ति घट जाती है। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि का दबाव। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि का टुकड़े टुकड़े होना और संसाधनों की कमी हुई है। ठीक है, पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो ज़मीन एक जगह रहता था। अब जॉइंट फैमिली गांव में भी नहीं रहा है तो बंटवारा हो जाता है, तो भूमि क्या हो जाता है, बड़े बड़े भूमि छोटे हो गए। ग्रामीण गरीबी के कारणों का सारांश। ग्रामीण गरीबी का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि यह कई कारणों का परिणाम है। ऐतिहासिक अन्याय, औपनिवेशिक शोषण, भूमि असमानता, आर्थिक बाधाएं, कृषि निर्भरता, ऋणग्रस्तता, उद्योग का अभाव, सामाजिक विषमताएं, जाति, वर्ग, लिंग आधारित भेदभाव, राजनीतिक उदासीनता, योजनाओं का असमान क्रियान्वयन, प्राकृतिक असुरक्षा, सूखा, बाढ़ जैसी आपदाएं। इन सभी कारणों को सम्मिलित प्रभाव ग्रामीण गरीबी को बढ़ाता है और एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली समस्याएं बन जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीविका कोर्स से जुड़ें। ठीक है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, और चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण गरीबी, अवधारणा, कारण और मापन। भाग 3, गरीबी का मापन। गरीबी का मापन, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का सही आकलन करना किसी भी राष्ट्र की नीति निर्माण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। जब तक हमें यह स्पष्ट ना हो कि कितने लोग गरीब हैं, उनकी स्थिति कैसी है और किन किन पहलुओं से वे वंचित हैं, तब तक प्रभावी योजनाओं बनाने संभव नहीं है। भारत में गरीबी के मापन की एक लंबी यात्रा रही है। गरीबी रेखा की अवधारणा, पॉवर्टी लाइन कॉन्सेप्ट। तो गरीबी मापन का सबसे सामान्य तरीका है गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन। ठीक है, गरीबी रेखा एक ऐसी सीमा, थ्रेशोल्ड है जिसके नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति या परिवार को गरीब माना जाता है। तो हम लोग गरीबी मापने के लिए गरीबी रेखा का यूज करते हैं। इसका निर्धारण मुख्यतः न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर जीवन को सही से जीना है तो भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए।
कि लोग इसी में उलझे रहते हैं। ठीक है, अब कमाने जाओ, कमाने किस लिए जाता है लोग? ताकि अच्छा भोजन मिले, वस्त्र मिले, आवास मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। तो ये सारी व्यवस्था करनी आवश्यक है, अपने सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। ठीक है, आज भी समस्याएं बनी हुई हैं। बहुत सारा सरकारी हॉस्पिटल में तो मतलब कुछ सामान ही नहीं रहते हैं, ना रसीद रहेगा, ना थर्मामीटर रहेगा, ऐसा स्थिति बना हुआ है। सुधार तो करना पड़ेगा। हाँ, शिक्षा में बिहार में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, पर फिर भी अभी सुधार उस क्षेत्र में भी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, न्यूनतम उपभोग की गणना। पहले गरीबी को कैलोरी उपभोग में मापा जाता था। पहले किससे नापा जाता था? कैलोरी में। ठीक है, योजना आयोग 1979 ने तय किया था कि ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति को न्यूनतम 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी मिलनी चाहिए। ठीक है, जिसको 1979 में एक व्यक्ति को 24 कैलोरी मिल रहा है और शहरी क्षेत्र में 21 कैलोरी मिल रहा है, तो वो क्या है? गरीब नहीं है। ठीक है, इस आधार पर आवश्यक खर्च को गरीबी रेखा माना गया। आय और व्यय आधारित मापन। बाद में गरीबी रेखा तय करने के लिए न्यूनतम आय या मासिक खर्च के आधार पर बनाया गया है। यदि किसी व्यक्ति की आय या खर्च गरीबी रेखा से कम है तो उसे गरीब माना जाएगा। भारत में गरीबी मापन की सीमितियाँ। एक कैलोरी वाला सिस्टम मतलब थोड़ा अलग टाइप का है। मतलब आप तो 2400 कैलोरी कुछ भी खा पी के पुरा सकते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अमीर बन गए हो। भारत में गरीबी मापन की सीमितियाँ। भारत सरकार ने समय समय पर गरीबी का सही आकलन करने के लिए विभिन्न समितियाँ गठित की हैं। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन 1973-74 पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी का अनुमान लगाया गया है। लगभग 55% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे पाई गई है। ठीक है, अब योजना आयोग 1973-74 क्या बोल रहा है देखो। ठीक है, दूसरा लक्ष्य दत्त समिति। लक्ष्य दत्त समिति कब बना था? 1993 में। इन्होंने बोला कि गरीबी रेखा तय करने में केवल खाद्य खर्च को आधार माना जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी मानक रखा जाना चाहिए। इनका भी वही बात था। ठीक है, आप देख सकते हो। यह तरीका बाद में विवादास्पद हो गया क्योंकि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य खर्च शामिल नहीं थे। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर कमेटी 2009। इस समिति ने ही गरीबी मापन में बड़ा बदलाव किया है। केवल कैलोरी आधारित मापन को छोड़कर व्यापक उपभोग, एजुकेशन, हेल्थ, क्लॉथिंग, फ्यूल आदि को शामिल किया है। इसका आधार 2011-12 में भारत की ग्रामीण गरीबी दर 25.7% बताई गई थी। तो इसी के आधार पर सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर ही भारत की ग्रामीण गरीबी को 2011-12 में 25.7% बताई गई थी। इसमें क्या क्या शामिल किया गया था? तो एजुकेशन, हेल्थ, क्लोथिंग, फ्यूल। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी रंगराजन समिति, रंगराजन कमेटी 2014 तेंदुलकर समिति की आलोचना के बाद गठित हुई थी। इसने गरीबी रेखा को और यथार्थवादी बनाने की कोशिश की। ठीक है,
ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 972 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये तय की गई थी। इस आधार पर 2011-12 में ग्रामीण गरीबी 30.9 बताई गई थी। अब तो 972 रुपये तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत कम है। अप्रॉक्स एक व्यक्ति को अगर गरीबी रेखा से ऊपर रखना है तो मिनिमम उसकी आय एक व्यक्ति की, ओनली एक व्यक्ति की, पूरे परिवार की नहीं, एक व्यक्ति की आय मिनिमम 8 से 10 हज़ार रुपये होनी चाहिए आज के समय में। क्योंकि आप अकेले जब रहोगे ना तो उससे नीचे खर्च नहीं होने वाला है, ठीक है। हो सकता है 2-3 हज़ार और बढ़ ही जाए, तो भोजन, स्वास्थ्य, ठीक है, एजुकेशन, एक व्यक्ति का बता रहा हूँ। यहाँ पे 972 रुपये, क्या होगा 972 रुपये में? महीने का, दिन का नहीं है। इस आधार पर 2011-12 की ग्रामीण गरीबी दर 30.9% बताई गई थी। चेंजेज होनी चाहिए, ये सब पुराने डाटों से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि सिस्टम में भी चेंजेस ज़रूरी है। बिना सिस्टम में चेंज लाए हुए अपने घर में चेंजेस चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। वो भी सही चेंजेस लाने चाहिए, ज़रूरी है। उलूल जुलूल की योजनाएं लाकर कुछ होने जाने वाला है नहीं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, 21वीं सदी में यह समझा जाने लगा कि गरीबी को केवल आय, कैलोरी उपभोग से मापना अधूरा है। इसलिए अब बहुआयामी गरीबी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का आकलन किया जाता है। जैसे पहला, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने 2010 में MPI को विकसित किया है। तो MPI को विकसित किसने किया है? तो UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने। कब किया? तो 2010 में किया। तो भारत में नीति आयोग 2021 में MPI प्रकाशित कर रहा है। तो भारत नीति आयोग MPI कब से दे रहा है? तो 2021 से दे रहा है। MPI की 3 प्रमुख आयाम हैं। कौन कौन? स्वास्थ्य, पोषण, शिशु मृत्यु दर। इसमें 2 चीज़ हैं। शिक्षा में स्कूली शिक्षा की उपलब्धता और औसत स्कूली वर्ष। जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो बिजली, स्वास्थ्य, पानी, शौचालय, घर, ईंधन, संपत्ति आदि को शामिल किया गया। MPI के अनुसार से गरीबी केवल आय नहीं बल्कि वंचनाओं, डिप्राइवेशन का समग्र रूप है। ग्रामीण शहरी तुलना, तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर हमेशा शहरी क्षेत्रों से अधिक रही है। ग्रामीण गरीबी मुख्यतः कृषि मजदूर, भूमिहीन किसान और दलित आदिवासी समुदायों में केंद्रित है। शहरी गरीबों को कुछ हद तक रोजगार और सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं, जबकि ग्रामीण गरीबी प्राकृतिक और संरचनात्मक बाधाओं से अधिक प्रभावित होती हैं। गरीबी मापन की चुनौतियां, तो पहला, आय व्यय की सटीक जानकारी का अभाव। ग्रामीण परिवार अपनी आय व्यय का सही रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। दूसरा, क्षेत्रीय असमानता, गरीबी रेखा पूरे देश के लिए एक समान नहीं हो सकती है क्योंकि अलग अलग राज्यों में जीवन यापन का खर्च अलग अलग है। बहुआयामी पहलुओं का मापन कठिन। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि की गुणवत्ता को संख्यात्मक रूप से मापना चुनौतीपूर्ण है। चौथा, सामाजिक बहिष्कार और असमानता, जातिगत और लैंगिक भेदभाव से जुड़ी गरीबी का मापन करना आसान नहीं है।
नवीनतम आंकड़े नीति आयोग 2023 ने MPI रिपोर्ट के अनुसार भारत के बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। 2015-16 में भारत की लगभग 24.8% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है, जो 2019-21 में घटकर 14.96% रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कमी अधिक स्पष्ट है, परंतु अभी लगभग 20% ग्रामीण जनसंख्या बहुआयामी गरीबी से जी रही है। ये 14.96% भी ना सही आंकड़ा नहीं है, ठीक है। कोरोना के बाद तो गरीबी और दम बढ़ गई है, पता नहीं ये कौन आंकड़े हैं। निष्कर्ष, भारत में गरीबी मापन की प्रक्रिया लगातार विकसित हुई है। प्रारंभिक दौर से केवल कैलोरी और खाद्य खर्च के आधार पर गरीबी आंकी जाती है। बाद में तेंदुलकर और रंगराजन समितियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य खर्च को शामिल किया है। वर्तमान में बहुआयामी गरीबी MPI अधिक व्यापक और यथार्थवादी मापन है। स्पष्ट है कि गरीबी केवल आय की समस्या नहीं, बल्कि एक बहुआयामी वंचना है। इसलिए नीतियों और कार्यक्रमों का फोकस भी अब केवल आय बढ़ने पर नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और जीवन स्तर सुधारने पर होना चाहिए। ग्रामीण गरीबी अवधारणा, कारण एवं मापन, भाग 4 ग्रामीण गरीबी के परिणाम और प्रभाव। तो ग्रामीण गरीबी के परिणाम, कंसिक्वेंसेस ऑफ द रूरल पॉवर्टी। तो गरीबी केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक स्थिरता, राजनीतिक संरचना को प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रभाव और भी गहरा होता है, क्योंकि वहाँ संसाधनों की कमी, सामाजिक विषमताएं पहले से मौजूद हैं। नीचे ग्रामीण गरीबी की विभिन्न परिणामों में विश्लेषण किया गया है। आर्थिक परिणाम, पहला, कम उत्पादन और उत्पादकता में गिरावट। ग्रामीण किसान आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, शिक्षा, मशीन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन सीमित रहता है और राष्ट्रीय आय पर नकारात्मक असर पड़ता है। 2, निम्न आय और उपभोग का दुष्चक्र। गरीबी, कम आय, कम उपभोग, कम उत्पादन और अधिक गरीबी है। ये क्या है? दुष्चक्र है। पहले गरीबी होता है, फिर कम आय, फिर कम उपभोग, कम उत्पादन और अधिक गरीबी में चला जाता है। यह दुष्चक्र ग्रामीण भारत में सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती होता है। रोजगार का संकट, गरीबों को अक्सर असंगठित क्षेत्रों में कम वेतन वाले काम मिलते हैं। मौसमी बेरोजगारी उनकी स्थिति को और खराब कर देती है। ऋणग्रस्तता, गरीब परिवार ऊंचे ब्याज एवं साहूकारों से कर्ज लेते हैं। कर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर वे गहरे ऋण जाल में फंस जाते हैं। 5वां, आर्थिक असमानता में वृद्धि। तो अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती है। कुछ वर्ग संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं और गरीब हाशिए पर चले जाते हैं। सामाजिक परिणाम, शिक्षा से वंचित रहना। गरीब परिवार बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर लगाते हैं। बाल श्रम एवं निरक्षरता, गरीबी की पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहती है। 2, सामाजिक बहिष्कार और जातिगत भेदभाव। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग गरीबी और भेदभाव का दोहरा शिकार होते हैं। उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा और अवसरों से दूर रखा जाता है। 3, अपराध और नशाखोरी। गरीबी के कारण कुछ लोग अपराध और नशाखोरी की ओर बढ़ जाते हैं। इससे सामाजिक असुरक्षा और अस्थिरता बढ़ती है। 4, लैंगिक असमानता को बढ़ाना। तो गरीब परिवार में महिलाओं एवं लड़कियों को सबसे अधिक वंचना झेलनी पड़ती है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में कम महत्व दिया जाता है। स्वतंत्रता संबंधित परिणाम, कुपोषण और भूख। तो गरीब परिवार पर्याप्त भोजन नहीं कर पाते हैं। विशेष रूप से बच्चे और महिलाएं कुपोषण का शिकार होती हैं। 2, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। ग्रामीण गरीब को उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती है। इलाज महंगा होने के कारण वे डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं।
शिशु और मातृ दर मृत्यु दर। तो ग्रामीण परिवारों में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक होता है। यह भारत के सामाजिक विकास को पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कम उत्पादकता, बीमार और कुपोषित लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनकी कार्य क्षमता कम होती है, जिससे आय और भी अधिक घटती है। राजनीतिक परिणाम, तो लोकतंत्र का दबाव, तो ग्रामीण वर्ग अक्सर राजनीतिक दलों के वोट बैंक बन जाते हैं। उन्हें जागरूक नागरिक के बजाय वोट पाने का साधन समझा जाता है। ये भी बात सही है। दूसरा, भ्रष्टाचार का बढ़ावा। ग्रामीण गरीबी के कारण गरीब लोग आसानी से रिश्वतखोरी और शोषण का शिकार हो जाते हैं। कई बार छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी घूस को मजबूर हो जाते हैं। तीसरा, नीतियाँ का अशांत प्रभाव। गरीबी के चलते गरीब वर्ग सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं पाता है। शिक्षा और जानकारी की कमी होने के कारण योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। प्रवासन, माइग्रेशन और शहरीकरण का प्रभाव। ग्रामीण शहरी प्रभाव, गरीब परिवार रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहर की ओर जाते हैं। इससे शहरों की झुग्गी बस्तियां और भीड़ बढ़ जाती है। शहरों की समस्या, प्रवासन के कारण शहरी बेरोजगारी, प्रदूषण, अपराध और आवास संकट बढ़ जाता है। गांव में श्रम की कमी, तो प्रवासन के चलते गांव में युवा श्रम शक्ति कम हो जाती है। खेती और ग्रामीण उद्योग प्रभावित होता है। सांस्कृतिक परिणाम, गरीबी का मनोवैज्ञानिक स्तर, तो गरीबों में आत्मविश्वास की कमी, हीन भावना और निराशा बढ़ जाती है। वे सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ जाते हैं। 2, सांस्कृतिक और परंपराओं का क्षरण, तो रोजगार के लिए प्रवास करने के लिए ग्रामीण सांस्कृतिक एवं परंपराओं का असर पड़ता है। राष्ट्रीय विकास का प्रभाव। पहला, मानव संसाधन की बर्बादी, तो गरीबी के कारण लाखों लोग शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित रहते हैं। इससे राष्ट्र में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा शक्ति घटती है। 2, गरीब और असमानता में स्थिरता, जब समाज का बड़ा हिस्सा गरीब रहता है तो असमानता और असंतोष बढ़ता है। इससे राष्ट्रीय एकता और विकास दोनों प्रभावित होते हैं। तीसरा, सशक्त विकास लक्ष्य SDG में बाधा, तो भारत में संयुक्त राष्ट्र के SDG को हासिल करने का संकल्प लिया जाता है। गरीबी उन्मूलन इन लक्ष्यों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ग्रामीण गरीबी बनी रहने से भारत का SDG प्रदर्शन प्रभावित होता है। आप कमेंट करके SDG का फुल फॉर्म बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष भाग 4 सारांश। ग्रामीण गरीबी के परिणाम बहुआयामी होते हैं। ठीक है, यह केवल आर्थिक विकास को बाधित करती है बल्कि सामाजिक असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी, लैंगिक भेदभाव, प्रभाष और राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं। स्पष्ट है कि जब ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन नहीं होगा तब तक भारत का सतत और समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ संभव नहीं है। आप चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले वीडियो अपलोड किए गए हैं कंप्यूटर के टॉप GK के। ठीक है, जीविका के 4 वीडियो पहले से हैं और भी बहुत सारे वीडियो हैं जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, कुछ शॉर्ट्स डाले जाते हैं डेली बेसिस पे, जैसे वर्ड मीनिंग डेली आता है। ठीक है, एक करेंट अफेयर डेली आता है डिटेल में, और एक GK का डिटेल में रिव्यू रहता है। ठीक है, भारत का इतिहास का भी रिव्यू चल रहा है। ठीक है, आप इन सब वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और शेयर करें।
प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट के अनुसार भी जा सकते हैं। ठीक है, कुछ पोस्ट डाले गए हैं, आप पोस्ट को भी लाइक कर सकते हैं। चैनल के मोड़ के पास जब क्लिक करिएगा तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में बहुत सारा लिंक दिया गया है। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अंशी एजुकेशन इनलाइटमेंट, अंशी किड्स जू इनलाइटमेंट, अंशी लाइफ इनलाइटमेंट, ये सब यूट्यूब चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रामीण गरीबी अवधारणा, कारण और मापन, भाग 5, शहरी प्रयास एवं योजनाएं। शहरी प्रयास, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू रिड्यूस पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी। तो भारत में ग्रामीण गरीबी एक गहरी ऐतिहासिक संरचना समस्या रही है, इसलिए स्वतंत्रता के बाद से ही सरकार ने गरीबी उन्मूलन को राष्ट्रीय नीति का प्रमुख लक्ष्य बनाया है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियों के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करने का प्रयास किया गया है। नीचे प्रमुख प्रयासों का विश्लेषण करेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं और गरीब उन्मूलन। तो अब हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 में आया। मुख्य जोर कृषि और सिंचाई पर रहा है। लक्ष्य था खाद्य उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण लोगों को रोजगार देना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में आया था। ठीक है, औद्योगिकरण को प्राथमिकता देना, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने में इसका सीधा असर कम रहा। ठीक है, यहाँ गरीबी कम करने का कोई भी लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य था औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी गई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इस योजना में गरीबी उन्मूलन को मुख्य उद्देश्य से बनाया गया था। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-1979। तो न्यूनतम आवश्यकताओं कार्यक्रम MNP और एकीकृत ग्रामीण विकास IRDP शुरू किए गए थे। ठीक है, इसका लक्ष्य था गरीब परिवारों को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो आप लोग MNP का फुल फॉर्म बताओगे और IRDP का फुल फॉर्म बताओगे। हिंदी में तो लिखा हुआ है, इंग्लिश में बताओगे। हिंदी में तो लिखा हुआ है, आप लोग इंग्लिश में बताओगे। छठी पंचवर्षीय योजना 1980-1985 रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन पर जोर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP लागू हुआ। तो NREP का भी फुल फॉर्म आप लिखोगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-1990 कृषि, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-1997 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति आई। ग्रामीण गरीब उन्मूलन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 मानव विकास को प्राथमिकता दी गई। स्वयं सहायक समूह SHG और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 गरीबी दर को 2012 तक आधा करने का लक्ष्य रखा गया था। रोजगार गारंटी योजनाओं की शुरुआत की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ पर जोर दिया गया। मनरेगा जैसी योजनाओं का विस्तार किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 ग्रामीण रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया गया। प्रमुख गरीब उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, पहला एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP 1978
लक्ष्य क्या रखा गया था, तो गरीब परिवार को ऋण और सब्सिडी के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराना। दूसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP 1980, इसका लक्ष्य था ग्रामीण गरीबों को मजदूरी आधारित रोजगार देना। तीसरा, जवाहर रोजगार योजना JRY 1979, ग्रामीण बुनियादी ढांचों का निर्माण और रोजगार सृजन करना। चौथा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY 1999, स्वयं सहायक समूह SHG के माध्यम से स्वरोजगार देना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005, प्रत्येक ग्रामीण परिवार कुछ साल में 100 दिन का गारंटी रोजगार देना भारत में गरीबी उन्मूलन की सबसे सफल योजना मानी जाती है। अब मनरेगा को भी 100 दिन से बढ़ाकर साल भर का कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG 2016, तो ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना। सातवां, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM 2011, SHG और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से आजीविका सुधार। आठवां, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY 2014, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, गरीब परिवार को बैंक खाते और बीमा सुविधा प्रदान करना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन। 10वां, स्वच्छ भारत मिशन 2014, तो गरीब क्षेत्र में शौचालय निर्माण और स्वच्छता सुधार करना। ग्रामीण उन्मूलन में शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो पहला मिड डे मील योजना, तो गरीब बच्चों को मुफ्त भोजन और शिक्षा में प्रोत्साहन देना। दूसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM 2005, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना। तीसरा, आंगनबाड़ी और ICDS कार्यक्रम, बच्चों और महिलाओं के पोषण हेतु। चौथा, समग्र शिक्षा अभियान 2018, प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का प्रचार करना। ग्रामीण उन्मूलन में आत्मनिर्भरता और SHG भूमिका, तो स्वयं सहायक समूह SHG गरीब महिलाओं को संगठित कर स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों की ओर प्रोत्साहित करते हैं। यह मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल बनाने में सहायक हुआ है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में SHG ने गरीबी कम करने में उल्लेखनीय सफलता पाई। सरकारी प्रयासों की उपलब्धियां और सीमाएं, तो उपलब्धियां, तो गरीबी दर में उल्लेखनीय कमी 1973-74 में 55% थी, 2011-12 में 22% रही। तो ग्रामीण क्षेत्र के अवसरों में वृद्धि, तो वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार, ग्रामीण महिलाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ी है। सीमाएं, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण लाभार्थियों को योजनाओं को पूरा फायदा नहीं पहुंचा है। कई योजनाएं कागजों पर रह गई हैं। क्षेत्रीय असमानता बनी हुई है, कुछ राज्यों में ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो जबकि कुछ पिछड़े हुए हैं। ठीक है, गरीब वर्ग में अस्थायी आत्मनिर्भरता के बजाय अनुदान निर्भरता डिपेंडेंसी बढ़ी है। निष्कर्ष भाग 5 का, तो भारत सरकार के ग्रामीण गरीब कम करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई है। RDP, SGSY, मनरेगा, PMAY, NRLM, PMJDY, उज्ज्वला योजना आदि। ये सब का फुल फॉर्म आप लिखोगे, ठीक है, कमेंट में कमेंट ज़रूर से करें। इनसे ग्रामीण गरीबी में काफ़ी हद तक कमी आई है, परंतु अभी भी यह समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। स्पष्ट है कि केवल योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही क्रियान्वयन, पारदर्शिता, अस्थायी भागीदारी और क्षेत्रीय संतुलन भी आवश्यक है। तो ग्रामीण गरीबी अवधारणा, कारण एवं मापन, भाग 6।
समाधान और निष्कर्ष। तो ग्रामीण गरीबी के समाधान हेतु उपाय। तो भारत में ग्रामीण गरीबी गहरी जड़ें जमाई हुई है। केवल सरकारी योजनाएं और आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं है, बल्कि बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र में सुधार। पहला, आधुनिक कृषि तकनीक का प्रयोग। तो उन्नत बीज, सिंचाई तकनीक और जैविक खादों का उपयोग। किसानों में प्रशिक्षण और तकनीक मार्गदर्शन करना। दूसरा, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। तो ग्रामीण गरीबों में आजीविका कृषि पर निर्भर है। वर्षा आधारित खेती को कम करके अस्थायी सिंचाई की व्यवस्था करना। तीसरा, कृषि ऋण और बीमा। समय पर सस्ते ऋण की उपलब्धता। फसल बीमा योजनाओं को प्रभावित रूप से क्रियान्वयन करना। चौथा, कृषि मूल्य समर्थन। न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी। बिचौलियों की भूमिका को कम करना। ग्रामीण रोजगार सृजन। ग्रामीण औद्योगिकरण, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, लघु उद्योग का विकास। एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना। रोजगार गारंटी योजनाओं को सुदृढ़ीकरण करना। तो मनरेगा को और पारदर्शी और प्रभावी बनाना। नए रोजगार के अवसरों को सृजित करना है। तीसरा, कौशल विकास कार्यक्रम। ग्रामीण युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण, उद्यमिता और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। शिक्षा सुधार। सरकारी स्कूलों में बेहतर अधोसंरचना और शिक्षण प्रशिक्षण देना। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षित करना। आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों में ग्रामीण स्तर पर विस्तार करना। तीसरा, महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। तो ग्रामीण सशक्तिकरण गरीब उन्मूलन की कुंजी है। स्वास्थ्य सुधार करना। पहला, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना। प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य केंद्र और डॉक्टर की उपलब्धता कराना। दूसरा, पोषण कार्यक्रम। आंगनबाड़ी और आईसीडीएस को और मजबूत बनाना है। स्वास्थ्य और पेयजल। स्वास्थ्य भारत मिशन को प्रभावित रूप से क्रियान्वयन करना। सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करना। सामाजिक सुधार। जातिगत और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना है। दूसरा, महिला और वंचित वर्गों को आर्थिक अवसर प्रदान करना है। तीसरा, स्वयं सहायक समूह एसएचजी को सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है। राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार। पहला, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। लाभान्वित को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचना चाहिए। डिजिटल लेन देन और आधार लिंकिंग होनी चाहिए। दूसरा, विकेंद्रीकरण। पंचायत राज संस्थान को सशक्त बनाना है। ग्राम सभाओं को सक्रिय भूमि देना है। तीसरा, पारदर्शिता और जवाबदेही। सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट को अनिवार्य करना है। तीसरा, तकनीकी और डिजिटल समाधान देना है। पहला, डिजिटल इंडिया अभियान। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाना। ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। दूसरा, ई मार्केटिंग, ई नाम। किसानों को सीधा बाजार से जोड़ना है ई नाम के माध्यम से। तीसरा, फिटनेस और माइक्रो फाइनेंस। गरीबों के लिए आसान फिटनेस बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तेरह, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए समग्र दृष्टिकोण। केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि मानव संसाधन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल पर भी ध्यान देना है। समावेशी विकास। गरीब, महिला, दलित, आदिवासी सभी को अवसर देना है। क्षेत्रीय संतुलन। पिछड़े राज्यों में विशेष योजनाएं को क्रियान्वित करना है। सतत विकास। पर्यावरण संरक्षण और आजीविका सुरक्षा देना है। तो निष्कर्ष क्या है? तो ग्रामीण गरीब भारत की सबसे गंभीर और जटिल समस्याओं में से एक है। इसका कारण केवल आर्थिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक है। सरकार ने अपने अनेक प्रयास, पंचवर्षीय योजना, IRDP, SGSY, मनरेगा, PMAY, NRLM, उज्ज्वला योजना आदि को क्रियान्वित किया है। इससे गरीबी दर कमी है, लेकिन समस्याएं पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? तो कृषि और ग्रामीण उद्योग को पुनर्जीवित करना है।
रोजगार और कौशल विकास योजनाओं पर ध्यान देना है, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन बनाना है, शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी निवेश करने की आवश्यकता है। ठीक है। और 5वां, महिला और वंचित वर्गों को सशक्तिकरण बनाना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब तक ग्रामीण भारत में गरीबी से मुक्त नहीं होगा तब तक भारत का समग्र विकास संभव नहीं है। गरीबी उन्मूलन केवल सरकारी जिम्मेदारियां नहीं बल्कि सामाजिक, समुदाय और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो हम लोग इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। इसमें पूरा डिटेल से बता दिया गया है। अब इसी डिटेल को अगले वीडियो में MCQ के रूप में कवर किया जाएगा। ठीक है। तो 150 MCQ है। ठीक है। तो 150 MCQ हैं, आप देखिएगा अगले वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये कुछ लिंक दिए गए हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।